रिकर्जन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हर एक बिगिनर को इशू आता ही आता है। एक ऐसा टॉपिक जिसका कोड कैसे लिखना है या कैसे समझना है, हर एक बिगिनर को उसमें मुश्किल आती है। एंड आज इसीलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लव एंड स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 17 में। एंड रिकर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फ्यूचर में डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ोगे एंड अगर तुम उसमें अच्छा होना चाहते हो तो उसके लिए स्पेशली रिकर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स में भी, डीएफएस में रिकर्जन बहुत ज्यादा यूज होता है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में रिकर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन क्या होता है, क्या तुम्हारा माइंडसेट रहना चाहिए जब तुम रिकर्सिव कोड लिखने वाले होते हो, कैसे वैसे प्रॉब्लम्स को सोचना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रिकर्जन होता क्या है। तो रिकर्जन बेसिकली कुछ नहीं होता। तुम्हें फंक्शंस पता है, राइट? क्या होता है? अगर तुम्हें नई आइडिया के फंक्शंस क्या होते हैं तो मेरा फंक्शन वाला वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा। बट लेट्स से यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है वॉइड फंक नाम का, ठीक है? ये फंक नाम का फंक्शन है। इसको मैंने लेट्स से मेन फंक्शन में यहाँ पे कॉल कर दिया। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है ना, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है वो होता है रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फंक कॉल कर दूं तो इसको हम बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि फंक खुद को कॉल कर रहा है। तो हर एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसको हम बोलते हैं एक रिकर्सिव फंक्शन। अब ये वाला कोड तुम अगर देखोगे तो इस कोड में होगा क्या, मेन जो है वो पहले फंक को कॉल करेगा, ठीक है? उसके बाद ये वाला फंक फिर अपने आप को कॉल करेगा एंड फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन भी करके देखूं, यहाँ पे जब हमने एक इनफाइनाइट रिकर्जन चलाया तो तुमने देखा नीचे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ चुका है यहाँ पे। अब ये सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों है एंड यहाँ पे हमारा टाइम लिमिट एक्सीड क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो रिकर्जन की इंप्लीमेंटेशन है ना वो स्टैक के यूजिंग होती है। वो अभी हम देखते कैसे होती है। एंड यहाँ पे ना स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है एंड स्टैक ओवरफ्लो होने के कारण यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टैक ओवरफ्लो का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले फंक को कॉल हुआ, ठीक है? अब इस फंक ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया, अब इस फंक ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया एंड एज सच ये कॉल होता ही जाएगा हमेशा, ये कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि हमेशा फंक फंक को कॉल करता जाएगा तो ये कॉल हमेशा होता जाएगा। अब होता क्या है ना, हमारे पास इंटरनली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम स्टैक। ये हमारा मान लो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब ये हमारी फंक्शन की पहली कॉल थी, ये दूसरी कॉल थी, ये तीसरी कॉल थी। तो अब इंटरनली ना रिकर्जन कैसे इंप्लीमेंट होता है, स्टैक का यूज करके। क्यों? क्योंकि हर एक जो अगला रिकर्जन कॉल है उसको पहले वाले रिकर्जन कॉल का एड्रेस चाहिए होता है। मतलब ये जो सेकंड रिकर्जन कॉल है इसको पहले वाले फंक्शन का एड्रेस चाहिए होता है कि पहला वाला फंक्शन कौन सा है, उसके पहले वाला। थर्ड वाले को सेकंड वाले फंक्शन का मतलब एड्रेस, तुम समझ सकते हो कि एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है कि उसके पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ था। क्योंकि मान लो जब ये मैंने फंक ने फंक को कॉल किया, अब जब दूसरा फंक कंप्लीट होगा तो फिर पहले दोबारा पहले वाले फंक पे जाएंगे ना हम। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं कि पहले वाले फंक ने दूसरे वाले फंक को कॉल किया, बट जब ये दूसरा वाला फंक्शन लेट्स से यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोबारा पहले वाले फंक्शन की 5th लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद वो 6th लाइन पे जाएगा, बट उसके लिए उसको चाहिए कि किस फंक्शन पे रिटर्न करना है ताकि जब वो फंक्शन कंप्लीट हो जाए। तो इस चीज के लिए स्टैक का यूज होता है। तो स्टैक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले फर्स्ट फंक्शन जो रिकर्जन में कॉल हुआ उसका एड्रेस स्टोर होगा, फिर सेकंड फंक्शन का कॉल एड्रेस स्टोर होगा, फिर थर्ड फंक्शन का एड्रेस स्टोर होगा। तो ऐसे बेसिकली ना रिकर्जन इंप्लीमेंट होता है इंटरनली। अब हुआ क्या, यहाँ पे जब मैंने इनफाइनाइट रिकर्जन चला दिया तो ये जो जितनी स्टैक को मेमोरी इंटरनली एलोकेटेड होती है कंप्यूटर की तरफ से, वो पूरा स्टैक भर गया एंड स्टैक में और कोई मेमोरी नहीं थी। एंड मैंने अपने एरर्स वाली वीडियो में बताया था जब भी मेमोरी से रिलेटेड कोई इशू होता है हमारे प्रोग्राम में तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। तो इनफाइनाइट रिकर्जन चलाने से क्या होगा कि मेमोरी पूरी की पूरी स्टैक की खत्म हो गई जितनी कंप्यूटर ने उसको एलोकेट की है। इसीलिए इस प्रोग्राम में सेगमेंटेशन फॉल्ट आया, टाइम लिमिट एक्सीड नहीं हुआ, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ चुका है। तो अभी इस सेगमेंटेशन फॉल्ट को डील कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे लेट से मैं ना एक इंटीजर भी पास कर देता हूँ। तो लेट से मैंने पास किया लेट से 5, तो यहाँ पे फंक्शन भी एक्सेप्ट करेगा एक इंटीजर n एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट से एक n-1 पास कर देते हैं। अभी भी ये रिकर्जन जो है ना एक इनफाइनाइट रिकर्जन है, क्योंकि फंक ऑफ 5 कॉल होगा, फंक ऑफ 5 फंक ऑफ 4 को कॉल करेगा, फंक ऑफ 4 फंक ऑफ 3 को, फंक ऑफ 2 को, फंक ऑफ 1 को, फंक ऑफ 0, फंक ऑफ -1 -2। तो ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा, अभी भी ये एंड नहीं हो रहा है। तो हर एक रिकर्सिव कोड में ना एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन। ये बेस कंडीशन क्या करती है ना, रिकर्जन को एंड करती है। तो बेसिकली ये बेस कंडीशन हर एक रिकर्सिव कोड में होती है एंड बताती है रिकर्जन को कि भाई अब तेरे को खत्म हो जाना है, इसके बाद तेरे को कॉल नहीं करना। तो यहाँ पे लेट से अगर मैं बेस कंडीशन डाल दूं इफ n = 0, है ना, यहाँ पे मैं कर दूं रिटर्न, तो अब ये वाली जो मेरी कंडीशन है ये मेरी बेस कंडीशन हो गई। अब मेरा फंक ऑफ 5 कॉल होगा, 4 कॉल होगा, 3 कॉल होगा, 2 कॉल होगा, 1 कॉल होगा एंड 0 जब आएगा, फंक ऑफ 0 जो कॉल होगा
फंक ऑफ जीरो पे ये रिटर्न हो जाएगा, बट फंक ऑफ जीरो के बाद फंक ऑफ -1 कॉल नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन। एंड अब इस कोड को अगर मैं चलाऊंगा तो तुम देख लोगे यहाँ पे आराम से ये कोड चल जाएगा। यहाँ पे ये कोड चल चुका है। तो यहाँ पे ना एक और चीज मैं करके देखता हूँ, यहाँ पे ना हम प्रिंट करते हैं सी आउट एन की वैल्यू को। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 5 4 3 2 1 प्रिंट हो चुका है ना। ये बेसिक सा कोड हमें समझ आ रहा है कि फंक ऑफ 5 पहले सबसे पहले कॉल हुआ, उसके बाद उसने 5 को प्रिंट किया। अब फंक ऑफ 4 कॉल हुआ, उसने 4 को प्रिंट किया, फिर फंक ऑफ 3 कॉल हुआ, उसने 3 को प्रिंट किया, फिर उसने फंक ऑफ 2 को कॉल किया, एंड फिर फंक ऑफ 1 कॉल हुआ, एंड फिर फंक ऑफ अल्टीमेटली 0 कॉल हुआ। 0 के केस में ये रिटर्न हो गया एंड कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, एंड उसके बाद फिर फंक्शन बस रिटर्न होता गया, एंड फिर अल्टीमेटली ये पूरा कोड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ना इस रिकर्जन को समझने के लिए ना तुम्हारी इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि सबसे पहले हमारा फंक ऑफ 5 कॉल हुआ है ना। अब फंक ऑफ 5 ने क्या किया, हमारा 5 प्रिंट कर दिया। फंक ऑफ 4 कॉल हुआ, 4 प्रिंट हो गया। तो ये हमारा फंक्शन ऐसे कॉल हुआ। अब यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ 0 था ये हमारा 5th लाइन तक कंप्यूट हुआ है, 5th लाइन के आगे कंप्यूट नहीं हुआ है, उसके आगे कोड में गया ही नहीं है। बट अब जो फंक्शन ऑफ 1 था, फंक्शन ऑफ 1 यहाँ पे तुम देखो 7th लाइन तक चला है, अभी उसको 8th लाइन पे जाना है। तो जब ये फंक्शन ऑफ 0 कंप्लीट होगा तो ये ना वापस फंक्शन ऑफ 1 पे जाएगा। अब फंक्शन ऑफ 1 ने फंक्शन ऑफ 0 को कॉल किया था 7th लाइन पे, अब फंक्शन ऑफ 0 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ 1 कंप्लीट होगा और 8th लाइन पे जाएगा। अब फंक्शन ऑफ 1 कंप्लीट हो गया, अब वो वापस जाएगा फंक्शन ऑफ 2 पे, एंड फंक्शन ऑफ 2 की 7th लाइन पे जाएगा, एंड फंक्शन ऑफ 2 अपनी 8th लाइन कंप्लीट करेगा, एंड फिर वो वापस जाएगा फंक्शन ऑफ 3 पे, एंड फंक्शन ऑफ 3 भी अपनी 8th लाइन कंप्लीट करेगा, एंड वो वापस जाएगा फंक्शन ऑफ 4 पे, एंड फिर वो वापस जाएगा फंक्शन ऑफ 5 पे, एंड ऐसे कर करके सारे के सारे फंक्शन कॉल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब किस फंक्शन पे वापस जाना है वो कैसे पता चलता है कि स्टैक की मदद से, जो हमने स्टैक में स्टोर किए थे एड्रेसेस फंक्शन के, है ना, उसकी मदद से। अब यहाँ पे ना कोड में हम एक सिंपल सा चेंज करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ना सी आउट एन वाली जो लाइन है मैं यहाँ पे ना फंक्शन कॉल के बाद लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो होगा क्या चेंज। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम, पहले 5 4 3 2 1 प्रिंट हुआ था, बट अब 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया है। बेसिकली हुआ क्या, अब सी आउट वाली लाइन कंप्यूट हो ही नहीं रही है। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन ऑफ 5 कॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद उसने कॉल किया फंक्शन ऑफ 4 को। अब फंक्शन ऑफ 4 जो कॉल हुआ ना सी आउट लाइन से पहले ही हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 6th लाइन पे फंक्शन कॉल हो रहा है और 7th लाइन पे प्रिंट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले ना फंक्शन ऑफ 5 4 को कॉल करेगा, 4 3 को, 3 2 को, 2 1 को, 0 को, एंड अल्टीमेटली ये पहले सबसे नीचे वाली फंक्शन कॉल पे जाएगा, क्योंकि हर बार सी आउट होने से पहले ही नया फंक्शन कॉल हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। अब जब फंक्शन ऑफ 0 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 कंप्लीट हो चुका है क्योंकि n इज इक्वल टू 0 पे रिटर्न हो रहा है। अब जब ये 0 वाला कंप्लीट होगा तो वो वापस जाएगा फंक्शन ऑफ 1 पे। अब फंक्शन ऑफ 1 अब नहीं 6th लाइन पे था जब उसने फंक्शन ऑफ 0 को कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब फंक्शन ऑफ 0 कॉल हो गया मतलब 6th लाइन पूरी हो गई। अब फंक्शन ऑफ 1 क्या करेगा, अपनी 7th लाइन कंप्यूट करेगा। तो सबसे पहली चीज जो प्रिंट होगी वो होगी 1, क्योंकि फंक्शन ऑफ 1 ने सबसे पहला सी आउट कंप्लीट किया। अब फंक्शन ऑफ 1 कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। अब फंक्शन ऑफ 2 ने कॉल किया था अपनी 6th लाइन पे फंक्शन ऑफ 1 को। अब फंक्शन ऑफ 1 कंप्लीट हो गया है तो फंक्शन ऑफ 2 अपनी 7th लाइन कंप्लीट करेगा। फंक्शन 1 कंप्लीट होने के बाद फंक्शन 1 ने 1 प्रिंट कर दिया है। अब फंक्शन 2 क्या करेगा, अपनी 7th लाइन कंप्लीट करेगा एंड 2 को प्रिंट करेगा, इसलिए पहले 1 प्रिंट हुआ फिर 2 को प्रिंट हुआ, एंड सिमिलरली फिर रिटर्न होगा फंक्शन 3 पे। फंक्शन 3 में फंक्शन 2 वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी होगी, वो अपना 3 प्रिंट कर देगा, एंड सिमिलरली फिर फंक्शन 4 में फंक्शन 3 कंप्लीट हो गया होगा, वो 4 प्रिंट कर देगा, एंड फंक्शन 5 में अल्टीमेटली 5 प्रिंट हो जाएगा। इसलिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे स्ट्रेट प्रिंट हुआ है, मतलब उल्टा प्रिंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या ना, कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले वो रिकर्जन के डीप में गया, पूरा फंक्शन ऑफ 5 से लेके 0 तक गया, एंड फिर जब वापस आ रहे थे रिकर्जन 0 से 1 1 से 2 2 से 3 फिर आगे वाला पार्ट कंप्यूट हुआ। तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट्स जो फंक्शन के बाद लिखते हैं, वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो जब फंक्शन वापस आ रहा होता है मतलब रिटर्न हो रहा होता है रिकर्जन, तब कंप्यूट होती है, एंड जो भी हम फंक्शन कॉल से पहले लिखते हैं वो हमेशा जाते हुए कंप्लीट होती हैं। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें काफी इमेजिनेशन आती है कि फंक्शन कैसे चल रहे हैं एक्चुअली में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड अब हम देखेंगे कि रिकर्सिव कोड को सोचे कैसे एक रिकर्जन वाले कोड को लिखना है तुम्हें। तो उसका मैं तुम्हें ना एक अच्छा सा मेथड बताता हूँ जिससे तुम्हें काफी आसानी होगी रिकर्सिव कोड को लिखने में। तो यहाँ पे ना लेट से एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें सिंपल सा क्वेश्चन कि हमें फैक्टोरियल ऑफ n प्रिंट करना है। तो एक हमें n इंटीजर दिया गया, लेट से इनपुट में 5 दिया गया, मेरे को फैक्टोरियल ऑफ 5 प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट n sin n, यहाँ पे हम ये इस n का फैक्टोरियल प्रिंट करना है। तो कोई भी रिकर्सिव कोड जब भी तुम्हें सोचना है ना, तो तुम सबसे पहले ना अपने दिमाग में एक फंक्शन को डिफाइन करो प्रॉपर्ली। फंक्शन को प्रॉपर्ली अपने दिमाग में डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंक्शन में कोडिंग की टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, कोडिंग की टर्म्स में भी सोच सकते हो, बट जनरली मैथ्स की टर्म में अगर हम फंक्शन का सोचें तो फंक्शन होता क्या है, फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसको एक हम इनपुट देते हैं, है ना,
और इसका एक आउटपुट आता है। जैसे एब्सोल्यूट ऑफ एक्स क्या होता है ना, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स क्या होता है कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर बना देगा। वैसे फैक्टोरियल फंक्शन क्या करेगा, लेट्स से अगर मैंने फंक्शन लिखा फैक्ट ऑफ एन, फैक्टोरियल फंक्शन में इनपुट क्या है, एक एन इंटीजर, और आउटपुट क्या है, एन का फैक्टोरियल। अब दूसरा स्टेप तुम्हें क्या करना है ना, इस फंक्शन को उसी फंक्शन की टर्म्स में लिखना है कि फैक्टोरियल ऑफ एन को ना फैक्टोरियल ऑफ एन की ही टर्म्स में लिखने का ट्राई करना है। अगर तुम उसी टर्म में लिख पाओगे उसको, तो ही तुम उस फंक्शन पे रिकर्जन लगा पाओगे। तो बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ एन होता क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टिल एन माइनस 1 इंटू एन। ये मल्टीप्लीकेशन को ही हम फैक्टोरियल ऑफ एन बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ एन को डिफाइन करूं तो ये जो चीज है, ये वाली, ये किसके बराबर है, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 के बराबर है ना, ये इस फंक्शन के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 इंटू एन, ये चीज मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। यहाँ पे बेस कंडीशन हमारी क्या है, जीरो फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। तो अब जब ये तुमने फंक्शन डिफाइन कर लिया ना अपने दिमाग में कि फैक्टोरियल ऑफ एन किसके बराबर है, हमने उसको किसके टर्म में लिखा, उसी फंक्शन की फॉर्म में लिखा, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 इंटू एन के बराबर है। तो हर एक रिकर्सिव कोड में ना तुम्हें पहले अपने दिमाग में ये फंक्शन बना लेना एक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, सेम यही चीज करूंगा, यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ एन एक नाम का फंक्शन बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये सारी चीजें हटा देते हैं सबसे पहले। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पे इंट रिटर्न कर रहा है। हम अभी बड़े फैक्टोरियल्स पे नहीं जाएंगे, अभी मैं सोच रहा हूँ छोटे वाले फैक्टोरियल्स की बात कर रहा हूँ। बड़े फैक्टोरियल्स के तुम मॉड्यूलो वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है, रिकर्सिव टर्म में फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1, हमें फैक्टोरियल ऑफ एन क्या रिटर्न कर रहा है, हमने अभी देखा था फैक्टोरियल ऑफ एन क्या रिटर्न कर रहा है, एन का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 क्या रिटर्न करेगा, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमारी अजम्पशन है, ठीक है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, कोड नहीं लिखा मैंने इसका, बिल्कुल भी मैं इसका बिल्कुल कोड नहीं लिखा, बट मैं ये एज्यूम कर रहा हूं मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि फैक्टोरियल ऑफ एन मेरे को एन का फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, अगर मैं इस फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 को कॉल करूं तो मेरा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको, इस वैल्यू को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, एन का फैक्टोरियल बनाने के लिए एन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरा एन का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब इस चीज को मेरे को रिटर्न कर देना है बेसिकली, है ना। ये हमारी जो फैक्टोरियल एन वाली कॉल है, ये वाली कॉल क्या करेगी, एन का फैक्टोरियल रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे इस चीज को रिटर्न कर देना है। बेसिकली यही हमारा फैक्टोरियल का कोड है। बट इसमें एक चीज मिसिंग है जो मैं तुम्हें बताई थी कि हर रिकर्सिव कोड में एक बेस कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये कोड नहीं तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये हमेशा n-1 कॉल करता जाएगा। तो हमारी बेस कंडीशन क्या है कि 0 जब आए तो 1 रिटर्न कर दो, इफ n इक्वल 0 तो रिटर्न 1। यही बेस कंडीशन है ना, क्योंकि क्यों, फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यही इतना सा ही कोड है 2 लाइन का हमारा फैक्टोरियल निकालने का रिकर्जन के थ्रू। यहाँ पे अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ n प्रिंट कर दूं, यहाँ पे है ना, सी आउट कर देते हैं यहाँ पे सिंपल फैक्टोरियल ऑफ n। तो यहाँ पे हमने इनपुट क्या दिया, 5 दिया है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 120 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 6 देता हूँ, है ना, यहाँ पे 720 आ गया जो 6 का फैक्टोरियल है। तो बेसिकली ऐसे सिंपल सा हमने किया क्या, एक फंक्शन डिफाइन किया जो बेसिकली हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसको डिफाइन करता है, एंड उसको उसी फंक्शन की टर्म्स में लिखने का ट्राई किया। ऐसे ही रिकर्सिव फंक्शन हम लिखते हैं। एंड अब रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो 2 चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली चीज यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते टाइम कि नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितने हैं, ठीक है, एंड ईच फंक्शन की व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच फंक्शन, ठीक है। ये जो 2 चीजें हैं ना मेजरली, ये नंबर 1 एंड ये नंबर 2, इन्हीं 2 चीजों की रिक्वायरमेंट हमें किसी भी रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो रिकर्सिव फंक्शन में हमें सबसे पहले देखना नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल फैक्टोरियल ऑफ n की कितनी होंगी, n कॉल्स होंगी, क्योंकि हर एक n के लिए, मतलब n से लेके 0 तक हर एक n के लिए फैक्टोरियल ऑफ n एक बार कॉल होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है, n। एंड यहाँ पे हर एक फंक्शन कॉल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ये O ऑफ 1 ऑपरेशन है ना, ये भी O ऑफ 1 ऑपरेशन है ना। अगर यहाँ पे अगर बीच में मैं कोई फॉर लूप लिख देता, लेट्स से int i इज इक्वल टू 0, int i इज इक्वल टू n ये लेके, तो यहाँ पे ये O ऑफ n ऑपरेशन हो जाता, है ना। बट यहाँ पे ये फॉर लूप नहीं है अभी के लिए। अगर मैं लिख देता हूँ ये O ऑफ n ऑपरेशन बीच में हो जाता, बट ये वाली लाइन O ऑफ 1 है, ये वाली लाइन भी O ऑफ 1 है। तो ईच फंक्शन कॉल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O ऑफ 1 हो गई, है ना। एंड ये नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितनी थी, O ऑफ n थी। तो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ना वो हमारी होगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, n इंटू O ऑफ 1। तो बेसिकली n ही हो जाएगा हमारी, O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ये फॉर लूप बीच में होता, लेट्स से ये खाली फॉर लूप है, मैंने डाल दिया बीच में,
अब हर एक फंक्शन कॉल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो चुकी है, O ऑफ n हो चुकी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितनी है, n है। तो यहाँ पे हमारी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है कि जो पहली नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितनी है एंड हर एक फंक्शन कॉल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। जनरली जो तुम्हें पहला पैरामीटर है कभी कभी उसी को कंप्यूट करने में दिक्कत आती है, दूसरा पैरामीटर कंप्यूट करने में इतनी दिक्कत नहीं आती। नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स को जजमेंट देने में कि कितनी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स होंगी उसी को जनरली लोगों को दिक्कत आती है कि उसको कैसे कंप्यूट करें। बट वो भी काफी इजी है एंड फ्यूचर में जब हम एडवांस रिकर्जन डिस्कस करेंगे तो उन वीडियोस में मैं जो टफ क्वेश्चन है उनमें तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इजीली ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये था रिकर्जन का एक बेसिक ओवरव्यू जो मैं तुम लोगों को देना चाहता था। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिकर्जन के रिलेटेड, जिनसे तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो रिकर्जन के जो फंक्शंस होते हैं उनको उसी की फॉर्म में लिखना, ये इसकी जो थिंकिंग है ये कैसे डेवलप करनी है, इसकी तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि एडवांस रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स है उनके वीडियोस कब आएंगे एक्चुअली में। इसलिए नेक्स्ट वीडियो और कोर्स के बाकी सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।